अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ैब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। मशरिक़ वस्ता के हवाले से आज दो अहम खबरें सामने हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर कर ली गई, जबकि सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त अमरीका के अहम दौरे पर है और अब से कुछ देर पहले व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनका इस्तकबाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गज़ा में क़याम अमन के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश करदा 20 नकाती मंसूबे के हक में करारदाद मंजूर कर ली है। Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2025/748 please raise their hand? Those against? Abstentions? The result of the voting is as follows: 13 votes in favor, 0 votes against, 2 abstentions. The draft resolution has been adopted as Resolution 2025. 15 रुकनी सलामती काउंसिल में करारदाद के हक में 13 वोट आए, जबकि रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में गज़ा के लिए इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स की तैनाती और गज़ा में अबूरी हुकूमत के क़याम के निकात शामिल हैं। ये नई फोर्स इसराइल, मिस्र और नई तरबियत याफ्ता फ़लस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर सरहदी इलाकों को महफूज बनाने और गज़ा की पट्टी को गैर फ़ौजी बनाने में मदद फराहम करेगी। करारदाद गज़ा के लिए बोर्ड ऑफ पीस नामी एक अबूरी गवर्निंग बॉडी तश्कील देने की बात भी करती है, जिसकी सदारत डोनाल्ड ट्रंप करेंगे और इसका मैंडेट 2027 के आखिर तक होगा। करारदाद के मुताबिक गज़ा की तामीर नौ की जाएगी और इसे एक टेक्नोक्रेटिक फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के इख्तियार में रखा जाएगा, जो उस बोर्ड को जवाबदेह होगी, जिसकी सदारत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को तारीख़ी लम्हा करार दिया और कहा कि ये पूरी दुनिया में मज़ीद अमन का बाइस बनेगी। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने लिखा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के बोर्ड ऑफ पीस को तस्लीम करने और इसकी तौसीक़ करने के शानदार वोट पर वो दुनिया को मुबारकबाद पेश करते हैं। इस बोर्ड की सरबराही वो खुद करेंगे और इसमें दुनिया भर के सबसे ताकतवर और मुअज़्ज़िज़ रहनुमा शामिल होंगे। ये करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ की सबसे बड़ी मंजूरी के तौर पर याद रखी जाएगी और पूरी दुनिया में मज़ीद अमन का बाइस बनेगी। बोर्ड ऑफ पीस के अरकान और बहुत से मज़ीद अहम ऐलानात आने वाले हफ्तों में किए जाएंगे। ये करारदाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के लिए मुमकिना रास्ते का तयन करती है। बरतानवी अखबार द गार्डियन के मुताबिक अमरीका की तैयार करदा इस करारदाद में एक आज़ाद फ़लस्तीन का जिक्र इसलिए किया गया ताकि अरब और इस्लामी दुनिया की हिमायत हासिल की जाए, जिनसे तवक्को की जा रही है कि वो बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स के लिए अमन दस्ते फराहम करेंगे। लेकिन इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के ख़िलाफ़ अपनी हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ को दोहराया है, जिससे इस बारे में सवालात उठते हैं कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से दी गई तजावीज़ पर अमल दरामद होने भी देगा या नहीं। नेतन्याहू ने हमास को खत्ते से बेदखल करने का मुतालबा किया है, लेकिन ट्रंप के 20 नकाती मंसूबे में ऐसी कोई शक नहीं है जिसमें वाज़े तौर पर हमास को गज़ा छोड़ने या उसके खात्मे का कहा गया हो। हमास ने भी करारदाद को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये करारदाद फ़लस्तीनियों के हकूक़ और मुतालबात को पूरा करने में नाकाम है, इसराइली कब्ज़े के हक़ में है और इलाके पर बैनुल-अक़वामी ट्रस्टीशिप मुसल्लत करने की कोशिश है, जिसकी फ़लस्तीनी अवाम और मज़ाहमती धड़े मुखालफत करते हैं। बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स को मज़ाहमत को गैर मुसल्लह करने के लिए गज़ा की पट्टी के अंदर किरदार देना, इसकी गैर जानिबदारी को ख़त्म करके इसे तनाज़े का फ़रीक बना देने के मुतरादिफ है। कोई भी बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स अगर कायम हो तो इसे सिर्फ सरहदों पर फ़ौजों को दूर रखने और जंगबंदी की निगरानी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल निगरानी में होना चाहिए। ताहम फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने अपने बयान में कहा है कि करारदाद पर जल्द अमल दरामद करने की ज़रूरत है, जबकि फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा ने भी करारदाद को खुशाइन करार दिया है। The UN resolution is a first step in a long road towards peace. That step was needed because we could not embark on anything else before we had a ceasefire. So the ceasefire is important, and it has been important for saving Palestinian lives. But it means that there are other issues that we need to tackle. It means we need to ensure that this is governed by international law, that it's not divorced from the New York Declaration, that it truly embodies the issue of self-determination. रूस और चीन ने सलामती काउंसिल की इस करारदाद को वीटो तो नहीं किया, लेकिन इस पर तनकीद करते हुए कहा कि क़याम अमन के लिए जो तरीक़ाकार मुरतब किया गया इसमें अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल नहीं किया गया और यह करारदाद दो रियासती हल के लिए पुख्ता आज़म का अदा नहीं कर रही। पाकिस्तान ने करारदाद के हक़ में वोट दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल से खिताब के दौरान वाज़ेह किया कि हमारा बुनियादी मकसद गाज़ा में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम
और गजा से इजरायली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला है। As the resolution and the peace plan envisage, the Board of Peace is a transitional oversight mechanism. The mandate granted to the BOP by this Council is temporary and expires in 2027 unless renewed. Importantly, the executive and administrative authority in Gaza must remain with the Palestinians through a Palestinian committee. We reiterate that the role of the Palestinian Authority is absolutely central and critical in this process. A legitimate Palestinian representation is essential for credible governance and genuine Palestinian ownership. Peace cannot be achieved in bypassing the Palestinians. Disarmament should take place through an agreed political process negotiated under a unified Palestinian National Authority. It is also important that the ceasefire be fully respected by all sides. Protection of the people of Gaza will be a key priority in the ISF mandate. Israeli troops must withdraw from Gaza, which is an essential requirement for restoring Palestinian sovereignty and securing durable peace. ISF mandate will only be effective once there is complete Israeli withdrawal. There must be no annexation and no forced displacement under any circumstances. The territorial contiguity of the West Bank and Gaza is indispensable for a viable, sovereign and independent state of Palestine. Finally, we believe that in order to break the cycle of violence, it is absolutely necessary to end the occupation and to have a political horizon, open the pathway to the Palestinian state through a credible, time-bound political process firmly anchored in the relevant UN resolutions. दूसरी तरफ आज मशरिक़ वस्ता के हवाले से एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के दौरे पर वाशिंगटन में है। तवक्को है कि इस दौरे में अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारों की फ़रोख्त और बहुत से तिजारती मुआहदे होंगे। ये 2018 के बाद मोहम्मद बिन सलमान का पहला दौरा अमेरिका है। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि हम सऊदी अरब को F-35 तैयारे फ़रोख्त करेंगे, जिसने 48 जदीद तैयारे ख़रीदने की दरख्वास्त की है। Are you planning to sell F-35s to Saudi Arabia? Yeah. And also, are you looking at doing a similar security agreement like you did with Yeah, no, I am planning on doing that, yeah. You're gonna They sell want to buy, F-35s? they've been a great ally. They've got to like us very much. Look at the Iran situation, what we did in terms of obliterating, we obliterated their nuclear capability. Yeah, I will say that we will be doing that. We'll be selling F-35s, yeah. इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात वाइट हाउस में जारी है। अगर उनकी जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो हम आपको प्रोग्राम में बरह रास्त दिखाएंगे। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये सऊदी अरब को अमरीकी लड़ाका तैयारों की पहली फ़रोख्त होगी और अमरीकी पॉलिसी में एक अहम तब्दीली की निशानदही करेगी। ये मुआहदा मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी ताउन को तब्दील कर सकता है, क्योंकि अब तक इसराइल मशरिक़ वस्ता का वाहिद मुल्क है जिसके पास F-35 तैयारे हैं। फ़ौजी साजो सामान के अलावा सऊदी वली अहद सिक्योरिटी की ज़मानतें, मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी तक रसाई और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की डील पर पेशरफ्त के ख्वाहिशमंद है। तवक्को है कि सदर ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान पर दबाव डालेंगे कि वो इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाए और इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाएं। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी हुकाम फ़लस्तीनी रियासत के लिए वाज़ेह रास्ते के बगैर इतना बड़ा कदम उठाने से हिचकिचा रहे हैं। ट्रंप ने 2020 में अपने पहले दौर में इसराइल और बहरीन, मुत्तहदा अरब अमारात और मराकेश और सूडान के दरमियान इब्राहिमी मुआहदे करवाए थे, जबकि हालिया हफ्तों में काज़ाकिस्तान ने इसमें शमूलियत पर रजामंदी जाहिर की है। लेकिन ट्रंप हमेशा सऊदी अरब को मशरिक़ वस्ता में वसी तर अमन के हसूल के लिए इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होते हुए देखना चाहते हैं और इससे मुतालिक अपनी ख्वाहिश का इजहार भी करते रहे हैं। इसी बरस मई में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर थे। अमरीका सऊदी अरब को मशरिक़ वस्ता में अपने सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर कहता है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मई 2025 के दौरे के दौरान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से तारीख साज अमरीका में $600 बिलियन सरमाकारी का ऐलान किया गया था, जिसकी मुकम्मल तफसील भी वाइट हाउस की जानिब से जारी की गई थी, जिसमें साइंस, दिफा, टेक्नोलॉजी,
सेहत के शोबे शामिल थे। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों के हवाले से इस सरमायाकारी के ऐलान को सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया गया था। हम इस पूरे मामले पर बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा, साबिक सफ़ीर बराए अमेरिका एजाज़ चौधरी साहब से। एजाज़ चौधरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत ही अहम ये मुलाकात है। एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर की गई जिसकी अहम तफसील सामने आई है। पाकिस्तान ने उस करारदाद की हिमायत की है और उस पर अपना मौक़िफ़ भी पूरी दुनिया के सामने पेश किया है। अब दुनिया भर में नाक़दीन ये कह रहे हैं कि ये मुलाकात जहाँ मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है, फ़लस्तीन में अमन के क़याम के लिए, वहीं इसराइल के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की वाइट हाउस आमद और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होना, क्या नताइज इसके निकल सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। यकीनन बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। शुक्र है कि कुछ मुस्बत डेवलपमेंट्स हैं। जो गाज़ा पे कम से कम जो खून बह रहा था, जो जेनोसाइड हो रहा था, कत्लेआम हो रहा था, उसके रुकने की उम्मीद पैदा हुई है। अगरचे अभी इसराइल की तरफ से अभी भी कोई ऐसे बयानात आते हैं जिनसे अमन के खाही लोगों को की हौसला शिकनी होती है, लेकिन मेरे ख्याल में बिलअमूम रास्ता दुरुस्त है और पाकिस्तान भी बड़ी दानिश से, बड़ी संजीदगी से उसने अपना तमाम जो मौक़िफ़ भी दुरुस्त रखा है और अमन के लिए भी पाकिस्तान शामिल हुआ है। अब ये जो सऊदी अरब की तरफ से, तो जाहिर बात है कि वो ये चाहते हैं, सऊदी अरब अमेरिका से चाहता है कि उनका जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला उन्होंने दिया हुआ था, एक किस्म का सिक्योरिटी कवर दिया हुआ था, उसको रीइंफोर्स करें, क्योंकि उस पर कुछ सवालात उठने शुरू हो गए, खुसूसन जब इसराइल ने कतर पे स्ट्राइक की थी उसके बाद से। एक तो उनकी ये ख्वाहिश होगी कि आप किसी किस्म का डिफेंस एग्रीमेंट करें, पहले भी इन्होंने बहुत साल पहले भी किया था, तो उस किस्म का कोई एग्रीमेंट करें। दूसरा, उनको जो अमेरिका हथियार बेचना चाहता है, बड़े लेटेस्ट किस्म के, उनका ख्याल है कि इस तरह इसराइल के ऊपर हमें भी बर्तरी हो जाएगी, फिजाई बर्तरी हो जाएगी, F-35 वगैरह अगर मिल जाते हैं। और तीसरी जो मेरे ख्याल में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्या अमेरिका जो है सऊदी अरब को ये राज़ी कर पाएगा कि आप जो इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल हो। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि सऊदी अरब बिल्कुल राज़ी नहीं होगा। सऊदी अरब ने बड़ी ही एक मुस्तकिल पोजीशन ले रखी है कि हम एक क्रेडिबल और इरिवर्सिबल पाथ टू पैलेस्टीनियन स्टेट चाहते हैं, और पाकिस्तान ने तो बल्कि ये तक कह दिया है अपने बयान में कि हम ये चाहते हैं कि ये 1965 की जो जंग है, 67 की जो जंग है, उससे पहले के वाले बॉर्डर हों और ईस्ट जेरूसलम उसका कैपिटल हो। तो मैं नहीं समझता कि अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने का वक्त आ गया है जब तक इसराइल इसके ऊपर नहीं मानता। और उसके लिए मेरा ख्याल है सारे मुसलमान और अरब मुल्कों की तवक्को है इनसे, डोनाल्ड ट्रंप साहब से, कि ये इसराइल पे दबाव डालें कि अब वो भी अपने वादे का पास करें और इसराइल और फ़लस्तीन की रियासत बनने की तरफ कदम उठाएं। और चौथी जो चीज़ है वो है कि सऊदी अरब ने कहा था कि हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका में करेंगे, और अभी सुन रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी तीसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो अपनी सरमायाकारी करेंगे। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव है। तो अमेरिका की पूरी ख्वाहिश है कि सऊदी अरब जो कुछ थोड़ा सा जैसे कहते हैं डबल माइंडेड हो गया था अमेरिका के बारे में और चीन की तरफ देखने लग गया था, तो उनको मेरे ख्याल में ये बड़ा उनके लिए ज़रूरी है कि वो सऊदी अरब को किसी और तरफ ना जाने दें, बल्कि अमेरिका के साथ एक जो उनका पार्टनरशिप थी बड़ी, वो वाली कायम रखे। तो बड़े स्टेक्स हैं दोनों मुल्कों के, बल्कि पूरे खित्ते के स्टेक्स हैं इस मीटिंग में, और जो कुछ गजा में हो रहा है और जो UN में रेजोल्यूशन है, इन सारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एजाज साहब, जो करारदाद आज मंजूर की गई है फ़लस्तीन के अमन मंसूबे के हवाले से, उस पर ज़रूर हम आपसे मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सऊदी वली अहद और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात है और उसके पस मंज़र में जो तफसील अब तक सामने आ चुकी है अमेरिका और सऊदी अरब के ताउन के हवाले से, पाकिस्तान का भी उसमें किरदार है, क्योंकि सऊदी अरब ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा जो दिफाई और सिक्योरिटी मुआहदा वो पाकिस्तान के साथ किया है, और यानी वो अपने तौर पर एक मिसाली कदम है दोनों मुल्कों की जानिब से, उसका भी एक किरदार है। और इस वक्त चूँकि पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान की जो दिफाई लीडरशिप है, उनका भी अमेरिका के साथ एक बहुत ही करीबी ताल्लुक है, तो ये जो पेशरफ्त हो रही है इसमें पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले इकदामात का भी किरदार है क्या?
जी, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहिदा आया था, ये यकीन एक बहुत ही बड़ी और मुस्बत पेशरफ्त थी इलाके में अमन के लिए, क्योंकि जो हालात पैदा हो गए थे इसराइल की तरफ से, वो लग रहा था कि वो एक इलाके का हेजमॉन बनना चाहता है, इलाके का बालादस्त होना चाहता है। तो ऐसे में सऊदी अरब ने सोचा कि सारे मुल्कों में से अगर उसको कोई सबसे क्रेडिबल पार्टी नजर आई है तो पाकिस्तान नजर आया। और हकीकत में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में हमेशा ही गर्मजोशी रही है, दोनों एक दूसरे की हमेशा से इज्जत भी करते रहे हैं, और ये इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। कुछ लोगों ने उस वक्त, अगर आपको याद हो तो, कुछ दानिश्वर जो बनते हैं और कहने लगे कि नहीं नहीं, इससे तो अमेरिका नाराज हो जाएगा सऊदी अरब से, पाकिस्तान से। तो ऐसा तो नहीं हुआ ये, बल्कि ये देखिए इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जो पाकिस्तान के साथ भी कर रहे हैं, या सऊदी अरब जो पाकिस्तान के साथ कर रहा है, जो मतलब खैर सगाली का मुजाहरा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान ने इस साल में 10 मई को ये साबित किया है, पाकिस्तान ने, कि हम वो मुल्क हैं जो अपना दिफा भी करना जानते हैं और स्टेबल, यानी पूरे खित्ते में सलामती के बाइस भी बन सकते हैं। उसके बाद से सारी दुनिया के कौमों का रवैया आपके साथ बदला है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। इसको इसलिए मैं नहीं समझता कि इन दोनों चीज़ों में कोई तजाद है, अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात और सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात। ये दोनों के दोनों यही चाह रहे हैं ना कि इलाके में अमन रहे, कोई किसी किस्म का हेजमॉन पैदा ना हो। सऊदी अरब इसराइल को हेजमॉन नहीं मानता, पाकिस्तान भारत को हेजमॉन नहीं मानता। तो मैं समझता हूँ उस मामले में हम आगे मुझे नजर आ रहा है। आज की करारदाद एजाज चौधरी साहब, आप समझते हैं कि अमेरिका की इसमें एक मुस्तकिल ज़मानत होना इस बात की सबसे बड़ी यकीन दहानी है कि इस मंसूबे पर अमल दरामद हो सकेगा? और चूँकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अरब ममालिक की और दीगर इस्लामी मुल्कों की हिमायत भी हासिल है इस अमन मंसूबे पर अमल दरामद करवाने के लिए, और पाकिस्तान ने हिमायत भी की है। जी यकीनन, देखिए ना, अमेरिका इसलिए अहम है कि इसराइल पे अगर किसी मुल्क का भी जोर है, किसी भी मुल्क का जोर है, तो वो सिर्फ अमेरिका है। तो अमेरिका के ऊपर इसराइल की जूइश लॉबी का बहुत असर है, लेकिन इसराइल भी अमेरिका की मदद के बगैर आगे नहीं चल सकता। इसलिए सारे मुसलमान मुल्क, अरब मुल्कों ने भी सोचा कि हम तावन करते हैं ताकि कुछ तो हो। ये यानी एक जो कत्लो गारत का पिछले 2 साल से सिलसिला था, कत्ले आम था जिसे कहते हैं जेनोसाइड, वो तो रोका जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सिलसिला अच्छा चला है और इसको चलने देना चाहिए। पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त कदम उठाया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी मुझे खुशी है कि पाकिस्तान ने जो आपका असूली मौक़िफ़ है वो नहीं छोड़ा। पाकिस्तान ने अपना बताया है कि जी फ़लस्तीन की रियासत होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसी आवाज़ें हैं जो फ़लस्तीन के हकूक़ के लिए एक किस्म की आवाज़ उठा रहे हैं। और अब ये डोनाल्ड ट्रंप पे तो बड़ा ही ज़रूरी हो गया है कि वो इसराइल के ऊपर दबाव डाले और कहे कि भाई आप ये इस किस्म के बयानात जो दे रहे हैं, ये बयानात बंद कीजिए और ये रियासत बनने दीजिए। अगर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी आ जाती है गाजा में, यानी एक यूनिफाइड पैलेस्टीनियन बनती है। पहले तो ये हो रहा था ना कि गाजा में हमास थे और वेस्ट बैंक में ये थे। अगर दोनों जगह पैलेस्टीनियन अथॉरिटी होती है और वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के साथ और बोर्ड ऑफ पीस के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए अगर उनको एम्पावर किया जाता है, तो एक फ़लस्तीनी रियासत बनने की तरफ मेरे ख्याल में बड़ा ही मुस्बत कदम होगा। तो मैं थोड़ा सा पुरुमीद हूँ। यकीनन चैलेंजेस बहुत हैं, मैं ये नहीं कहता कि चैलेंजेस नहीं है, और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के ऊपर भी बहुत सारे अभी सवालात हैं कि उधर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बहुत सारी तफसीलात अभी तय होने वाली हैं। लेकिन बिल अमूम मेरे ख्याल में हम ये जो मेजर्ड पेस से चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यूएन की लेजिटिमेसी जो है, जो हमने यूएन का कवर किया, ये भी हमारी ख्वाहिश थी, पाकिस्तान की और अरब मुल्कों की ख्वाहिश थी कि आप यूएन की तरफ से होकर आए, वरना ये इसकी लेजिटिमेसी नहीं होगी। और वो बात भी मान ली गई, वरना तो आपको पता है कि वो तो नहीं जाना चाहते थे, ना डोनाल्ड ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा को कुछ इतना समझते हैं और ना इसराइल, लेकिन ये भी हो गया। तो ओवरऑल मेरे ख्याल बेहतरी की तरफ चल रहा है, लेकिन दबाव रखना चाहिए। फ़लस्तीन की रियासत के बगैर मैं नहीं समझता कि अब्राहम अकॉर्ड जो है उसको एक्सपेंड होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका एजाज चौधरी साहब प्रोग्राम करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा। अभी हम बात करेंगे दिल्ली धमाके के बाद अब तक सामने आने वाली तफसीलात के हवाले से। भारतीय तहकीकाती हुकाम ने जिस नेटवर्क की निशानदेही की है, उससे अब तक ये वाज़ेह हो रहा है कि दिल्ली धमाके में मकामी हमलावर मुलव्विस थे, और जिस मुबैना नेटवर्क का हवाला दिया जा रहा है वो भी मकामी ही है। मगर भारतीय मीडिया एक मुनज़्ज़म मुहिम के ज़रिए मुबैना हमलावर और नेटवर्क का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और इस हवाले से मज़ाक़ खेज़ दावे किए जा रहे हैं। गुज़श्ता पीर को जैसे ही नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन पर धमाका हुआ तो इब्तदाई तौर पर हुकूमत खामोश थी, मगर भारतीय मीडिया में एक नाम गर्दिश करने लगा और एक नेटवर्क का तस्करा शुरू हो गया।
ये नाम डॉक्टर उमर नबी का था, जिसे भारतीय मीडिया में कार धमाके का हमलावर करार दिया जा रहा था। साथ ही डॉक्टर उमर नबी का ताल्लुक डॉक्टर्स के एक मुबैना नेटवर्क से जोड़ा जा रहा था। अगरचे उस वक्त हुकूमत इन मीडिया रिपोर्ट्स पर खामोश थी, मगर इसी रुख पर तहकीकात शुरू कर दी गई थी। भारतीय मीडिया दावा कर रहा था कि ये नेटवर्क मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स का है, जिनमें से कुछ रियासत हरियाणा के ज़िला फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं। मुबैना खुदकुश हमलावर डॉक्टर उमर नबी भी इसी कॉलेज में पढ़ाता था। मगर अहम बात यह है कि भारतीय मीडिया में इस मुबैना नेटवर्क का ताल्लुक दिल्ली धमाके के बाद होने वाली तहकीकात से नहीं, बल्कि इससे पहले होने वाले एक बड़ी कार्रवाई से जोड़ा गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एक मुश्तरका कार्रवाई या ऑपरेशन किया गया था, जिसके नतीजे में कई गिरफ्तारियां हुई थीं, जिनमें 3 डॉक्टर्स डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद शामिल थे। इसके अलावा पुलिस ने इन्हीं कार्रवाइयों के दौरान फरीदाबाद से तकरीबन 3000 किलोग्राम आतिशी मवाद बरामद करने का दावा भी किया था। भारतीय मीडिया और BBC के ज़रिए सामने आने वाली तफसील के मुताबिक मज़कूरा 3 रियासतों में शुरू होने वाले इस मुश्तरका ऑपरेशन की इब्तदा डॉक्टर अदील की एक CCTV वीडियो की बुनियाद पर गिरफ्तारी से हुई थी, जिसमें उसे मकबूजा कश्मीर में जैश मोहम्मद के पोस्टर्स लगाते हुए पहचान लिया गया था। और इस गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर अदील से ताल्लुक़ और ताउन के शुबे में मकबूजा कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई गिरफ्तारियाँ की गई, जिनमें बाकी 2 डॉक्टर्स यानी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन सईद शामिल थी। जबकि पुलिस अल-फलाह कॉलेज के एक और डॉक्टर उमर नबी को तलाश कर रही थी। मगर भारतीय मीडिया के मुताबिक इसी दौरान डॉक्टर उमर नबी ने दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन पर खुदकुश कार बम धमाका कर दिया, जिसके नतीजे में 10 अफराद की जान चली गई और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। ये वो कहानी थी जो लाल किला धमाके के फ़ौरन बाद भारतीय मीडिया चला रहा था। भारत में उसी वक्त ये सवाल भी उठाए जा रहे थे कि दिल्ली धमाका कोई बैरूनी साजिश नहीं, बल्कि होम ग्रोन हमला आवरों की कार्रवाई है, जिसमें हैरानकुन तौर पर पढ़े लिखे नौजवानों का नाम आ रहा है। तमाम इस कहानी के कुछ हिस्सों की तस्दीक खुद भारतीय हुकूमत भी कर आ रही है और इस केस की तहकीकात करने वाले भारतीय तहकीकाती एजेंसी NIA ने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ऑफिशियली तस्दीक कर दी है कि दिल्ली कार बम धमाके का मरकज़ी मुलज़िम डॉक्टर उमर नबी है। डॉक्टर उमर नबी की शनाख्त फॉरेंसिक तरीक़ों से की गई। मुलज़िम पुलवामा का रिहायशी और फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। NIA ने मज़ीद दावा किया है कि मुबैना खुदकुश हमलावर के साथ ही कश्मीरी शहरी आमिर राशिद अली को दिल्ली से गिरफ़्तार किया गया, जिसके नाम पर वो कार रजिस्टर्ड थी जो धमाके में इस्तेमाल हुई। आमिर राशिद अली मज़कूरा कार की ख़रीदारी में सहूलतकारी के लिए दिल्ली आया था, जबकि डॉक्टर नबी से मुंसलिक एक और गाड़ी को भी कब्ज़े में ले लिया गया है। साथ ही NIA ने दावा किया कि इस हमले में मुलविस एक और कश्मीरी शहरी जासिर बिलाल वानी को गिरफ्तार किया गया है, जिसने इस कार्रवाई के लिए टेक्निकल सपोर्ट फराहम की, जबकि वो मरकज़ी मुलज़िम डॉक्टर उमर नबी के साथ काम कर चुका है। आज NIA ने मुलज़िम जासिर बिलाल वानी को अदालत में पेश किया, जहां उसका 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। दिल्ली धमाके के हवाले से कई गिरफ्तारियाँ की गई हैं और अब भी क्रैकडाउन जारी है। पुलवामा में डॉक्टर उमर नबी के घर को मस्मार कर दिया गया। इसी तरह गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद के हवाले से भारत के मीडिया की जानिब से मज़ाक़ खेज़ दावे किए जा रहे हैं और पाकिस्तान से ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि डॉक्टर शाहीन के पास 3 पासपोर्ट थे और उनके बैंकिंग अकाउंट्स में बैरून मुल्क से लाखों रुपए की फंडिंग आई थी। अगर ये दावा दुरुस्त है तो भी इससे खुद भारतीय हुकूमत, खुफिया इदारों, सिक्योरिटी हुकाम पर सवाल उठता है कि कैसे डॉक्टर शाहीन ने 3 पासपोर्ट बनवाए और लाखों रुपए की ट्रांजैक्शंस का सुराग नहीं लगाया जा सका। दिल्ली धमाके के बाद जब भारतीय मीडिया में कश्मीरी डॉक्टर्स के नेटवर्क का तस्करा किया जा रहा था, तो BBC ने इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट शाया की थी, जिसमें बताया गया था कि डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारियां क्यों, कैसे और कहां से अमल में लाई गई थी और उनका ताल्लुक दिल्ली बम धमाके के मरकज़ी मुलज़िम डॉक्टर उमर नबी से क्यों जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली धमाके से पहले मकबूजा कश्मीर की पुलिस ने रियासत हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार होने वालों में 3 डॉक्टर्स भी शामिल थे। रियासत हरियाणा के ज़िला फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि गिरफ्तारियां 15 दिन के मुश्तरका ऑपरेशन का नतीजा थी और ये ऑपरेशन ताहाल जारी है। ताहम पुलिस ने वाज़ेह नहीं किया कि इन गिरफ्तारियों का न्यू दिल्ली कार बम धमाके से कोई ताल्लुक है या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे तफ्तीश का अमल जारी है, ताहम इस धमाके से पहले और उसके बाद में भी मकबूजा कश्मीर की पुलिस की कुछ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मकबूजा कश्मीर पुलिस की एक टीम ने रियासत हरियाणा के ज़िला फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया एक मुलजिम से मुतालिक उन अफराद से तफ्तीश की है जो उनके साथ काम करते थे। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर और लखनऊ में भी तलाशी मुहिम जारी है। रियासत हरियाणा के ज़िला फरीदाबाद की पुलिस के मुताबिक अल-फलाह यूनिवर्सिटी और फरीदाबाद के कई दीगर इलाकों में 800 के करीब पुलिस एहलकार सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं और रिहायशियों से पूछगिछ की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली धमाके से पहले यानी 10 नवंबर को मकबूजा कश्मीर पुलिस ने इसी ऑपरेशन के दौरान 7 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा करते हुए कहा था कि इन अफराद का ताल्लुक अलअदम शिद्दत पसंद तंजीमों जैश मोहम्मद और
अंसार ग़ज़वतुल हिंद से है, लेकिन हिरासत में लिए जाने वाले मुल्ज़िमान के अहल खाना इन गिरफ्तारियों पर सवाल उठा रहे हैं। गिरफ्तार अफराद में 3 डॉक्टर्स यानी डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल, शकील और डॉक्टर शाहीन सईद शामिल हैं और सिक्योरिटी एजेंसियाँ इस बात की तहकीकात कर रही हैं कि गिरफ्तार डॉक्टरों के दरमियान कोई नेटवर्क लिंक है या नहीं। कुछ इंडियन हुकाम और ज़राए अबलाग के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर उमर नबी को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब होने वाले कार बम धमाके का मरकजी मुलजिम करार दिया जा रहा है। उनके अहल खाना ने दावा किया है कि डॉक्टर उमर बेकसूर है और वो गुज़श्ता कई माह से अपने काम में मसरूफ़ थे। तहकीकाती इदारों के अफसरान के मुताबिक 34 साल डॉक्टर नबी वो शख्स है जो मुबैना तौर पर वो कार चला रहे थे जो लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के करीब फट गई। तहम BBC के मुताबिक आज़ाद ज़राए से इस दावे की तस्दीक नहीं की जा सकी। तहम चंद तफ्तीशकारों का कहना है कि बम धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार और फरीदाबाद से गिरफ्तार होने वाले अफराद के दरमियान ताल्लुक़ हो सकता है। याद रहे कि पुलिस ने हाल ही में फरीदाबाद में बड़ी मिकदार में धमाका खेज मवाद भी बरामद करने का दावा किया था। तहम खुद फरीदाबाद पुलिस ने मीडिया में गर्दिश करने वाली इस खबर को गुमराहकुन करार दिया और वाज़ेह किया कि फरीदाबाद के इलाके से मिलने वाला धमाका खेज मवाद शादी पर चलाने वाले पटाखों का खाम माल है और इसका दहशतगर्दी की सरगर्मियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि इब्तदाई तहकीकात के बाद डॉक्टर उमर नबी को जैश मोहम्मद और अंसार ग़ज़वतुल हिंद जैसी शिद्दत पसंद तंजीमों से मुंसलिक किया जा रहा है या एक बैनुर रियासती नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। ताहम पुलिस ने अभी तक सरकारी तौर पर किसी गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की। हम इस हवाले से बात कर रहे हैं और इसी दौरान वाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अपनी मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। Between the tariffs and the election, November 5th election, we've done things that nobody can believe. $21 trillion will be the amount invested in the United States or committed to invest in 1 year. So I'm here 9 months. We're up to almost $18 trillion. Biden, as an example, the Biden administration, if you call it that, it's not, to me, it was the Biden lack of administration. They were less than $1 trillion for 4 years. We're going to be $21 trillion for 1 year. I think that's hard to believe. The biggest in history was a certain country, $3 trillion. We're going to be $21 trillion. On top of that, prices are coming down. We inherited a mess with high prices, the worst inflation in the history of our country. We had inflation that was a single 4 years, the worst inflation in the history of the United States. Gas prices through the roof, and that's after destroying our petroleum reserve, which was meant for wars and big emergencies, not to try and win an election. They opened up the reserve so that people get $3 less in gasoline, and it didn't work. They got about 3 cents less, because as big as those reserves are, they're peanuts when you're talking about that kind of traffic. And we're rebuilding the reserves. We're doing all of this, and we've done a job. We're also bringing down prices very substantially, and we've already brought them down very, very substantially. Gasoline is way down. I think you'll be seeing $2 gasoline, but we're now at $2.50, $2.45. Some are lower than that. It was $4.50, $5, $6, $3.50, $3.75 under Biden, all different numbers, but way high. And we have energy way down. But the biggest thing to me, because I know what it means in jobs, is the fact that we're at over $17 trillion, Scott, and we expect to be around $21 trillion in 1 year. And that's many times bigger than in history. The highest number was $3 trillion. And we're going to be at $21 trillion. That means new plants, new AI, new auto plants. We have auto plants coming in from Canada, from Mexico, from Germany, from Japan. Toyota just agreed to invest $10 billion on new auto plants, all American workers. We've never been in a position like this. You can go back to the beginning. Our country has never been in a position like this. And it really is because of the fact that we use tariffs to bring all this money in. And you're going to see the results in a year when these plants start to open up. We have more plants under construction now than at any time in the history of our country. And these are big plants. These are the biggest plants anywhere in the world. And I want to thank you because you've agreed to invest $600 billion into the United States. And because he's my friend, he might make it $1 trillion, but I'm going to have to work on him. But it's 600. We can count on 600 billion, but that number could go up a little bit higher, yes, or I don't know. We'll see.
but we appreciate it very much. So Saudi is going to be investing at least $600 billion, and that means investments in plants, in companies, money on Wall Street, and what it really means for everybody that really counts is jobs, a lot of jobs. We have a lot of jobs. So I just want to thank you. We've been really good friends for a long period of time. We've always been on the same side of every issue. I think we've done a great job in wiping out the nuclear capacity of Iran. Nobody else could have done that. No other president would have done it. We had the pilots in the Oval Office right here. We were celebrating a very successful attack. So I had them in with that beautiful B-2 bomber that's over there. And they said, sir, for 22 years, we practiced this attack. Our predecessors, these were very young guys, so 22 years, they said our predecessors and us practiced the attack on Iran, but no president ever gave us the go-ahead. 3 times a year they went out and they practiced the attack. Nobody let us do it until you came along, and I let them do it because it was the right thing to do. You can't have a nuclear Iran. And so we put you in a very good position. But I just want to say it's an honor to be your friend, and it's an honor that you're here. And if you'd like to say a few words, but thank you very much. Well, thank you, Mr. President. This relation has been a relation for about 9 decades, and we've been working together for a long time. But today it's a very important time in our history because there is also a lot of things that we're working on in the future. We believe in the future of the United States of America. We believe in what you're doing, Mr. President. It's really creating a lot of good things and good foundation to create more economic growth, more business in America. And it will also your work for the world peace. I believe, Mr. President, today and tomorrow we're going to announce that we are going to increase that $600 billion to almost $1 trillion of investment, real investment and real opportunity by details in many areas. And the agreement that we are signing today in many areas in technology, in AI, in earth materials, magnet, etc., that will create a lot of investment opportunities. So you are doing that now. You're saying to me now that the $600 billion will be $1 trillion. Definitely, because what we are signing, it will facilitate that. I like that very much. Go ahead. You worked hard. No, that's great. I appreciate that. That's great. We're doing numbers that nobody's ever done. And in all fairness, if you didn't see potential in the U.S., you wouldn't be doing that. Definitely. You don't want to lose money. As you said, Mr. President, it's the most hottest country in the planet. But what you're creating is not about opportunity today. It's about also long-term opportunity in the United States of America that will affect American economy positively in the next coming decades, preparing the right foundation of emerging technologies. That's a game changer for America in a good way, and we want to be part of it. Yeah, we're doing really well. And this, you don't see what we're doing so much because we have, although the construction industry sees it. If you look at Caterpillar, who's been incredible, the tractors, everything else, the numbers that we're doing in construction are unbelievable. Some of the plants that we're building, AI, and they're building their own electric with the plant. I gave them the right to build their own electric with the plant because no country, frankly, will have this. China's working very hard to produce enough electric, but we're beating China substantially at AI, which is a big thing. And we had a great meeting 2 weeks ago with President Xi, but on AI, we're doing well. And I have a man, David Rommel. Yes, sir. David, could you say a few words about what you're seeing on the job front and all of the some of the assets, and also how we've been helped by the Saudis in terms of the kind of investment they've made, please. Yeah, most certainly. Thank you for the opportunity. I am a facility leader for GE Vernova, and if you look at the landscape for GE Vernova investment, over $750 million in the U.S. focused on true. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वलीद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। एक इंतहाई अहम और गैर मामूली मुलाकात ऐसे मौके पर हो रही है जब सऊदी अरब इसराइल के खिलाफ अपने सख्त मौके पर कायम है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया इस वक्त अमेरिका में इस बात की कोशिशें कर रही है कि गज़ा अमन मनसूबे पर अमल दरामद किया जा सके। और इससे मुताल्लिक ये बात भी वाज़ेह है कि अमेरिका और सऊदी अरब की तिजारत बढ़ती चली जा रही है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस मीडिया गुफ्तगू में सऊदी वलीअहद को ये भी कहा कि जिस $600 बिलियन की सरमाकारी का ऐलान
सऊदी वली अहद की जानिब से किया गया था मई के महीने में, वो 1 ट्रिलियन तक जा सकती है, जिस पर उन्होंने खुशगवार अंदाज में जवाब दिया कि ये कारोबारी शराकत और तिजारत आगे बढ़ेगी। अहम तरीन मुलाकात है और इससे ये उम्मीदें भी वाबस्ता है कि इस मुलाकात का मशरिक़ वुस्ता के हालात और मशरिक़ वुस्ता ख़ास तौर पर फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से अमन के बारे में क्या नतीजा निकलता है। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। हम बात करेंगे इसी सारे मौजू पर सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद से। जाहिद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। जो तरीका रहा है भारत का माजी में कि बग़ैर सबूत के, बग़ैर शवाहिद के पाकिस्तान पर उसकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है, अब जो दिल्ली में वाक़या हुआ उसके बाद अब तक जो शवाहिद और हक़ाइक़ सामने आए हैं उससे ये नज़र आ रहा है कि भारत के अंदर ही मौजूद ऐसे अनासर हैं जो कि इस हमले में मुलव्वस हैं। अब तक भारत की जानिब से भी जो मालूमात लाई गई है, भारतीय मीडिया फिर भी चूँकि एक उसका प्रोपेगेंडा मारूफ है पूरी दुनिया में, उसके ज़रिए से कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाने की, लेकिन भारत की हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई इकदाम नहीं किया गया। तो क्या ये हो सकता है कि भारत को इस चीज़ का अंदाज़ा एहसास हुआ हो कि उसके अपने मुल्क के अंदर क्या अनासर मौजूद हैं, या फिर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है कि जो माजी में रवैया रहा है भारत का वही उसकी तरफ से दोबारा अपनाया जाए किसी भी वाक़े के बाद? देखिए जुनैद, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। भारत की डायलेमा है जी, भारत का डायलेमा नहीं बल्कि एक मैं कहूँगा स्ट्रक्चर्ड एक अप्रोच है टुवर्ड्स एनिमी विद इन एंड एनिमी विदाउट। भारत ने अपने अंदर ही जो माइनॉरिटीज है और खासतौर पे मुसलमान हैं, वो उनका एक उन्होंने अपनी सोसाइटी में जब से हिंदुत्व का और ये जो अखंड भारत हिंदुत्व से लुथड़ी हुई हिंदू स्टेट का जो प्रोग्रेशन है वो इसी तरह हो रही है कि वो विद इन जितने भी मुसलमान हैं खास तौर पे उनको टारगेट कर रहे हैं, और विदाउट पाकिस्तान, विदाउट सेइंग दिस के वो पाकिस्तान तो उनके टारगेट पे रहता ही रहता है। बिल्कुल उनको एहसास है जी। जब मैं एनिमी विद इन की बात करता हूँ तो जितनी हेट भारत के अंदर भारत के मुसलमानों के खिलाफ दिखाई जाती है, तो वो एक इंसिडेंट को क्रिएट करके इस अंदरूनी दुश्मन को भी लड़ते हैं और बैरूनी दुश्मन को भी उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिसइंफॉर्मेशन, भारत की कमीलियन डिप्लोमेसी, कमीलियन अप्रोच, ये तो पूरी दुनिया में वेल नोन है जी। डिसइंफॉर्मेशन लैब का आपको इंसिडेंट्स आपको याद होंगे, फिर जिस तरीके से इन्होंने टेररिज्म को लीड इंस्ट्रूमेंट बना के पूरी दुनिया में अपनी पॉलिसीज को परसू कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिक एक जो कंफ्यूज स्टेट होती है ना, वो इसी तरह की हरकतें करती है। कोई नॉन स्टेट एक्टर्स इसी तरह के इंसिडेंट्स को यूज करते हैं। अब ये जो इंसिडेंट भारत के अंदर हुआ है, देयर आर पीपल, वो उसी के बीच में जो खासतौर पे मुसलमान है उनको टारगेट करेंगे, खासतौर पे कश्मीरी मुसलमानों को टारगेट्स करेंगे। जिस तरह की इतलात आ रही हैं कि वो जिस तरह एक खातून का उन्होंने पकड़ा है और उसको डॉक्टर शमीम के नाम से, अब उसके साथ वो एसोसिएटेड मुसलमानों को भी टारगेट करेंगे जी विद इन दैट। और ऑफ कोर्स पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि हम तो विक्टिम हो रहे हैं जी टेररिज्म का, जो पाकिस्तान की सरजमीन से हमारे खिलाफ हो रहा है, और ये हर इंसिडेंट में इन्वॉल्व होते हैं जैश मोहम्मद से, इन्हीं से जैसी तंजीमों से, जो मोस्टली तो अभी इनके अंदर से ऐसे ग्रुप इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं जिस तरह के इंसिडेंट करवा के फिर उसको फॉलो अप करते हैं टू कवर अप देयर ओन टेररिज्म की जो एप्लीकेशन है उसको कवर करने के लिए। अब प्रॉक्सी टेररिज्म इनका लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है गवर्नमेंट का जी, तो उसको कवर करने के लिए ये अपने आप को मासूम जाहिर करते हैं, और इस तरह के ड्रामे पास्ट में भी करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो एज अ स्टेट वी हैव अ सीरियस चैलेंज, उस चैलेंज के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना होगा जी। जी जाहिद साहब, माजी में भी पहलगाम वाक़े के पाकिस्तान ने मजम्मत की और मुश्तरका तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत ने ना कोई सबूत दिए ना शवाहिद दिए, मुश्तरका तहकीकात की पेशकश कबूल नहीं की, पाकिस्तान के साथ किसी भी सतह पर ताउन नहीं करने का इरादा जाहिर किया, और फिर दुनिया भर में भी उनके मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया गया, दुनिया को मुतमईन नहीं कर सके जो उनका मौक़िफ़ क्या उनकी तरफ से इल्ज़ामात थे पाकिस्तान से मुतालिक। उसके बाद जो भारत ने किया उसका नतीजा फिर पूरी दुनिया ने देखा, भारत को जैसा जवाब दिया गया वो तारीख याद रखेगी हमेशा। अब इस वक्त जो चैलेंजेस हैं अफगानिस्तान की तरफ से भी, पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है, उस पर भी दो टोक मौक़िफ़ है, और पाकिस्तान ये मौक़िफ़ दोहरा रहा है कि जंग के ख़िलाफ़ हैं, अमन चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा दुश्मन जिसकी जानिब से कोई साजिश की जाती है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाता है, झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसे इन वाक़यात के बाद और फिर भारत की मुमकिना तौर पर हिकमत अमली के हवाले से क्या हालात हो सकते हैं आगे आने वाले दिनों में इन वाक़यात के नतीजे में?
एक तो जुनैद साहब, भारत की तरफ से आप विद दिस पॉलिटिकल टेररिस्ट लीडरशिप जो वहां पे बैठी हुई है, आरएसएस और संघ परिवार की और भारतीय जनता पार्टी की, इनसे तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू एड्रेस देयर इवन डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज। और हम देखते हैं कि जब भी पॉलिटिक्स वहां पे हो रही होती है तो ये टेररिज्म को और इस तरह के एक्ट्स और पाकिस्तान वॉर मॉन्गरिंग, इनका मीडिया, इनकी मिलिट्री, ये सब अभी मीडिया विंग बन चुके हैं, या मिलिट्री जो है वो मिलिटेंट विंग बन चुकी है आरएसएस का और संघ परिवार का। तो इस वक्त तो हिंदुत्व का एक जो सेफरनाइज्ड एप्लीकेशन है इन द मिलिट्री, इन मीडिया, इन अदर डोमेन्स, वो बड़े क्लियरली नजर आ रही है। और वॉर की जो अंडरस्टैंडिंग है वहां पे सीरियसली लैक करती है। इवन जो स्ट्रेटेजिक माइंड है, जो सेकुलर इंडिया देखना चाहता है, इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट और दुनिया में बढ़ती हुई स्टेट देखना चाहता है, वो भी अभी कंसर्न शो कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो अप्रोच है दिस इज वेरी डेंजरस, क्योंकि हिंदू एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले गए जी। और ये एक्सट्रीमिज्म आप देखेंगे वेरी सून इनको ले डूबेगा और इनके लिए नुकसान भी पैदा कर। तो उनसे तो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ऑलरेडी एम्बेरस्ड हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जहां तक मिलिट्री एप्लीकेशन का ताल्लुक है, कन्वेंशनली अगर देखा जाए तो दे आर नॉट इन अ पोजीशन कि पाकिस्तान के खिलाफ कन्वेंशनल मिलिट्री को ये लॉन्च करे। लेकिन ये तब हम एनालिसिस को इसको सही साबित हो सकता है जब वहां पे मिलिट्री थॉट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉर हो। जो लोग मिलिट्री को भी एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर पॉलिटिकल पॉलिसी यूज करते हैं और अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को और हिंदुत्व को और हेजमोनिक, क्योंकि डेटरेंस अचीव करना मकसद हो ना अगर इंडिया का जुनैद, तो फिर तो इशू नहीं है। उनके हेजमोनिक डिजाइन है, जब हेजमोनिक डिजाइन होते हैं तो यू कीप क्रिएटिंग वॉर। हेजमोनिक डिजाइन को पूरा करने के लिए यू नीड टू हैव फ्रिक्शन। जैसे इजराइल फ्रिक्शन चाहता है अपने ग्रेटर इजराइल के लिए इन दैट रीजन, इस तरह भारत यहाँ पे फ्रिक्शन चाहता है कि यही बहाने कसस बलाए बनाता रहे, रीजन फॉर वॉर बनाता रहे और अपने हेजमोनिक डिजाइन्स को पूरा करता रहे। इनकी पॉलिसी अंडर स्ट्रेस है, रीजनल कंट्रीज में भी, बांग्लादेश में देख लें, यहाँ पे भी देख लें। पाकिस्तान वाहिद रेजिस्टेंस है। ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान को वीक करने की पूरी कोशिश करेगा। एक तो प्रॉक्सीज के जरिए कर रहा है जो कुछ बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, और वो कन्वेंशनल भी किसी वक्त भी कर सकता है। बट पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इज मोर इम्पोर्टेंट। एज फार एज मिलिट्री इज कंसर्न, दैट रिस्पॉन्स इज रेडी। पाकिस्तान अब पेनफुल रिस्पॉन्स वापस करेगा। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है, इजाजत दीजिए।